हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। सीटेट सेकंड पेपर में अगर आप लोगों का सब्जेक्ट साइंस मैथ है तो उसमें 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। साइंस के लिए आपको क्लास 6, 7 और 8 तीनों की ही एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी पड़ेंगी। क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी की बुक मैंने कंप्लीट करवा दी है। आज के इस वीडियो से क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक का स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फर्स्ट है, देखिए फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए अध्याय फर्स्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रखे हैं। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वीडियो देखने बाद पीडीएफ जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए हम अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। कुछ चीज़ें देखिए पौधे देती हैं, कुछ चीज़ें जंतु देते हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल एवं सब्जियाँ खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया था। तो देखिए 10,000 साल पहले की बात की गई है कि पहले जो लोग थे घुमंतु थे, इधर उधर घूमते रहते थे, ना ही स्थायी निवास था उनका, ना ही वो खेती करते थे और रास्ते में जो भी पाते वो जैसे कच्चे फल हो गए, सब्जी हो गई, कच्ची चीज़ें वो खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में धीरे धीरे देखिए खेती का विकास हुआ। गेहूँ, चावल, अन्य खाद्य फसलें उत्पादित करने लगे। इसी से धीरे धीरे कृषि का प्रारंभ हो गया। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे देखिए गांव में आप लोगों ने देखा होगा गेहूं की फसल है, ये धान की फसल है, तो एक ही जगह पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो आपकी फसल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक होता है। अगर किसी भी फसल को आपको उगाना है तो देखिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होगी, मिट्टी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसकी भी आवश्यकता होगी, साथ ही में जल। किसी पौधे को ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, जैसे धान को ही ले लीजिए, बहुत ज़्यादा जल लगता है। किसी पौधे को कम जल की आवश्यकता होती है, लेकिन होती है, ये चीज़ें याद रखिएगा। फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ फसल और रबी फसल। यहाँ पर देखिए खरीफ फसल और रबी फसल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस फसल में कौन सी फसल आपकी उगाई जाती है, तो देखिए खरीफ फसल वे होती हैं जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो देखिए हमारे देश में वर्षा का जो समय माना जाता है 15 जून से स्टार्ट माना जाता है और कब तक, सितंबर तक। तो ये जो खरीफ फसल होती है, आपको इसमें देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, खरीफ और रबी, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है कि कौन कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो खरीफ फसल जो होती है आपकी, ये देखिए जून से सितंबर मतलब वर्षा ऋतु में बोई जाती है। इसमें आती कौन कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें होती हैं। नेक्स्ट है रबी फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल होती हैं। अब देखिए जून से सितंबर तक खरीफ फसल आपकी हो गई, उसके बाद देखिए अक्टूबर नवंबर तक इसकी कटाई वटाई हो जाती है आपकी खरीफ फसल की, और नवंबर दिसंबर में इधर आपकी रबी की फसल बो दी जाती है। तो शीत ऋतु में इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी नवंबर से ठंडी पड़ने ही लगती है और नवंबर तक में आपकी रबी की फसल बो दी जाती है। इसमें देखिए आते हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये रबी की फसल के उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। धान को शीत ऋतु में उगाया नहीं जाता क्योंकि इसे अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि धान में काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है, तो इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। कृषि से संबंधित क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। कृषि करने में बहुत सारी क्रियाकलाप की जाती हैं। जैसे देखिए पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, बुआई की जाती है, खाद और उर्वरक दिया जाता है खेतों को, सिंचाई की जाती है, खरपतवार जो अनचाहे पौधे उगाते हैं उनको हटाना, उनसे सुरक्षा करना अपनी फसल की, साथ ही में उसके बाद काटना और जो अनाज होता है उसका भंडारण करना। तो ये सभी चीज़ें कृषि से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है मिट्टी तैयार करना। कैसे मिट्टी तैयार की जाती है, देखिए चैप्टर का नाम ही है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो यहाँ पर फसलों से संबंधित ही सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। जब भी कभी फसल को उगाया जाता है तो देखिए सबसे पहले मिट्टी को ही तैयार करना पड़ता है। प्रथम चरण है मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। पोला बनाना मतलब खेतों की जुताई, जो आपने सुना होगा खेतों की जुताई होती है, उसी से मिट्टी पलटती है और उसी से खेत जो होते हैं पोले बनते हैं। ये कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसे जड़ें जमीन में गहराई तक जा सकती हैं। अगर मिट्टी एकदम से जमी हुई रहेगी, पोली नहीं रहेगी, तो उसकी जो हम बीज बोएंगे उसकी जड़ें जमीन तक पहुँच ही नहीं पाएंगी। इसलिए पहले उसको पोला बनाया जाता है मिट्टी को। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। नेक्स्ट है देखिए पोली मिट्टी मिट्टी के रहने वाले केचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। देखिए केचुए जो होते हैं किसानों के मित्र होते हैं, ये भी मिट्टी को पोला करते हैं और केचुओं को जो मल होता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। केचुए जो होते हैं आपके मिट्टी को ही खाते हैं।
नेक्स्ट है ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं और तथा ह्यूमस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कहा गया है कि जो केंचुए होते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में, वो मिट्टी को क्या करते हैं, पोला बनाते हैं और साथ ही में मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए कुछ सेंटीमीटर तक ही, मतलब थोड़ी गहराई तक ही मिट्टी उपजाऊ होती है। ये नहीं कह सकते हम कि एकदम कुआं जैसे उसको बना दें और कहें कि उसकी मिट्टी उपजाऊ है। तो कुछ ही दूर तक मिट्टी उपजाऊ होती है, उसी को अलट पलट दिया जाता है और उसी में बीज बोए जाते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मैंने आपको बताया भी ऊपर भी कि जुताई की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। समतल मतलब खेत को बराबर होना चाहिए। अगर खेत ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होगा तो पानी जब उसमें सींचा जाएगा तो उसमें पानी अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। साथ ही में बुआई में भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए खेत को पहले क्या किया जाता है, पाटल द्वारा बराबर किया जाता है। नेक्स्ट है अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर से किया जाता है। तो याद रखिएगा मिट्टी को भुरभुरा कैसे किया जाता है, जैसे हल हो गया, कुदाली हो गई, कल्टीवेटर हो गया, इनके माध्यम से किया जाता है। प्राचीन काल में हल का ही प्रयोग किया जाता था। जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने में मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता था। तो देखिए प्राचीन काल में केवल हल बस चलते थे, इसी से लोग सारे काम करते थे। लेकिन अब तरह तरह की मशीनें चल गई हैं, कल्टीवेटर, कुदाली और हल और ट्रैक्टर। काफ़ी काम अब सरल भी हो गया है और काफ़ी सारी मशीनें भी चल गई हैं। नेक्स्ट है हल। हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सैप्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हल का चित्र भी दिखाया है ताकि शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, क्योंकि अब हल देखने को नहीं मिलते हैं। ये देखिए हल है, इसमें ये 2 बैल लगे हुए हैं और इसमें ये देखिए एक बड़ा सा मोटा सा थोड़ा लकड़ी का डंडा टाइप होता है और इसमें ये लगा होता है, इसी को हल सैप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तो देखिए पहले जब हल के द्वारा जुताई की जाती थी तो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से होता था, क्योंकि हल इतना तेज़ी तो भाग नहीं पाएंगे जितना तेज़ ट्रैक्टर चल लेता है आपका। ये देखिए ट्रैक्टर है और ये इसमें पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है और इसी में देखिए ये बने रहते हैं और इसके माध्यम से खेत की आसानी से जुताई हो जाती है। नेक्स्ट है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। जो बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं वो बीज क्षतिग्रस्त बीज होते हैं। वे पूरे या आधे खोखले होते हैं, इस कारण बीज हल्के होते हैं और वे तैरने लगते हैं। तो देखिए बीजों का अगर चयन करना है कि कौन सा बीज सही है कौन सा गलत, तो अगर हम जल में डालेंगे तो जो खराब बीज होंगे वो हल्के होते हैं, जल के ऊपर तैरने लगते हैं। उन खराब बीजों को निकाल देना चाहिए, उन्हें कभी नहीं बोना चाहिए, नहीं तो उससे आपकी फसल नहीं होगी। नेक्स्ट है परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीजों को स्थापित कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ये एक देखिए कीप के आकार का है, इसमें बीज डाल दिया जाता है। इसमें कई सिरे ये बने हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से बीज इधर उधर पहुँच जाता है। नेक्स्ट देखिए सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। ये देखिए सीड ड्रिल का ही चित्र है आपका, देख लीजिए इसको। इस तरह का होता है सीड ड्रिल, इसी के माध्यम से आजकल बुआई की जाती है। खाद एवं उर्वरक। मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए जिसे मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब देखिए जब एक ही ज़मीन पर बार बार खाद्य उगाते रहेंगे तो उसमें पोषक स्तरों की तो कुछ कमी होगी ही। तो इसी को इस स्तर को बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। खाद होती क्या है आपकी? खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग में किया जाता है। तो देखिए ये जो खाद होती है किसानों द्वारा खुद बनाई जाती है और ये हमारे खेतों के लिए अच्छी होती है। उर्वरक की बात करें तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे देखिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका फुल होता है, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और
के से आपका पोटेशियम होता है। तो उर्वरक देखिए रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, और खाद जो होती है इसे किसान खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है, ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। इसके स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो जैविक खाद जो किसान खुद से बनाते हैं उसी को देखिए प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आजकल बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से जो पैदावार भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। साथ ही में अगर इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका यूज कर दिया जाए खेतों में, तो खेतों की उर्वरता जो होती है रोज़ का रोज़ कम होती जाती है, धीरे धीरे खेत बंजर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। तो अगर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है तो देखिए कुछ समय जैसे हमने 2 से 3 बार फसल उगाया, उसके बाद कुछ समय के लिए खेत को छोड़ देना चाहिए। मिट्टी में पोषकों की आपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे और गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। तो देखिए मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो बनाने के लिए मिट्टी में जो पोषक की आपूर्ति हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसका देखिए एक तरीका यहाँ पर और बताया गया है, फसल चक्रण। फसल चक्रण में क्या होता है कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके बाद कोई दूसरी फसल लगाओ तो उनमें उर्वरक क्षमता आ जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए उत्तर भारत में बताया गया है, पहले लोग क्या लगाते हैं, फलीदार चारा, और उसके बाद दूसरे ऋतु में गेहूँ लगाते हैं। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो पुनः पूरण है वो पूरा होता रहता है और मिट्टी की पोषकों की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट है, राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं, तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन आती है उसका स्थिरीकरण करते हैं और पौधे उसको ग्रहण करते हैं। क्योंकि पौधे जो होते हैं देखिए वायुमंडल से जो डायरेक्ट नाइट्रोजन आती है उसको ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि जब राइजोबियम नामक बैक्टीरिया उसका स्थिरीकरण कर देता है उसके बाद वो ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। नेक्स्ट है देखिए, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। अब देखिए उर्वरक में पैदावार तो अच्छी होती है, लेकिन इससे खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो साल प्रति साल घटती चली जाती है। और अगर इसका ज़्यादा प्रयोग उर्वरक का कर दिया जाए तो खेतों में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी बिल्कुल ही कमी हो जाती है। बहुत से खेत तो ऐसे होते हैं बंजर हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा प्रयोग उर्वरक का नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैविक खाद है देखिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इसीलिए जैविक खाद को उर्वरक की अपेक्षा अच्छा माना जाता है, लेकिन आजकल लोग इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते, ज़्यादातर उर्वरक का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु आपके कौन से हो जाते हैं, जो खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जैसे आपका केचुआ हो गया। नेक्स्ट देखिए, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। आगे बढ़ेंगे, सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि के एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। तो जल की आवश्यकता देखिए सभी को होती है, सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सभी को होती है। ऐसे ही फसलों को भी जल की आवश्यकता होती है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। अब जैसे वर्षा ऋतु की बात करें तो अगर बारिश हुई तो उसमें खेतों को अलग से पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बारिश का पानी हो जाएगा। अगर बारिश नहीं हो रही है, गर्मी का मौसम है, तो देखिए गर्मी में कितनी तेज़ धूप निकलती है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए ऋतुओं के अनुसार सिंचाई देने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता देखिए अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मी में हमको, आपको भी, सबको पानी ज़्यादा लगता है, उसी तरह पेड़ पौधों को भी पानी ज़्यादा लगता है। सिंचाई के स्रोत कुएँ, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं जिससे सिंचाई की जाती है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ हैं, कई विधियाँ देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो छिड़काव तंत्र हो गया, आगे डिटेल से भी मैं इनको दिखाऊंगी आपको। दूसरा हो गया आपका ड्रिप तंत्र। 2 विधियाँ यहाँ पर बताई गई हैं, एक छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इनको डिटेल में देखिए समझ लीजिए।
छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि असमतल भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जो भूमि आपकी समतल नहीं है, अगर इसमें नॉर्मल पानी लगा दिया जाएगा पाइप के माध्यम से तो देखिए ऐसे चढ़ थोड़ी ना पाएगा पानी, इधर उधर से कट वट के निकल जाएगा, तो इसमें पूरे खेत को पानी नहीं मिल पाएगा। तो इसमें छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। अब अगर जल की बहुत अधिकता होगी तो पानी आराम से छोड़ दिया जाएगा, वो किसी ना किसी तरह से इधर उधर से भर ही जाएगा, लेकिन अगर जल कम है तो नॉर्मल पानी लगाया जाएगा तो हर जगह पर नहीं पहुँच पाएगा। तो देखिए उसमें छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस छिड़काव में होता क्या है, इसका छिड़काव पौधे में इस प्रकार किया जाता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। तो देखिए इसमें ये यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें से पौधों को पानी दिया जाता है जैसे फुहारे के माध्यम से, जैसे वर्षा हो रही हो। नेक्स्ट देखिए ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में कैसे सिंचाई की जाती है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और पौधों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में के लिए एक वरदान है। तो देखिए छिड़काव तंत्र भी जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए हो गया, और ड्रिप तंत्र तो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमी है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बूंद बूंद के माध्यम से पौधों को जल दिया जाता है। नेक्स्ट है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खेतों को निराया जाता है, सुना होगा जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, कुछ लोग जाया करते हैं खेतों को निराने। तो क्या होता है कि खेत में जो अनचाहे पौधे उगाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो निरा कर उन्हीं को निकाला जाता है। नेक्स्ट है, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। अब देखिए कुछ खरपतवार नाशी रसायन भी आते हैं जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, जैसे हो गया 2,4-D, एक 2 हो गया और एक 4D हो गया। इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट, कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। देखिए दरांती है, गांव से जो लोग बिलोंग करते होंगे देखे होंगे, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। कुछ लोग देखिए अब मशीन से भी कटवाने लगे हैं, पहले लोग दरांती से खुद काटते थे, मशीन तुरंत काट देती है। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, उसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। तो देखिए जब फसल को काट लिया जाता है तो दाने को उससे अलग किया जाएगा, उसमें भूसा दाना जो भी रहेगा सब उसको अलग किया जाएगा। तो उसको किसके द्वारा किया जाता है, थ्रेसिंग के द्वारा। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। अब जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं वो छोटे छोटे कामों के लिए तो मशीन बुलाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें खर्च भी होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, देखिए फटक कर, फटकने को विनोइंग भी कहते हैं, अनाज को अलग करते हैं। यह एक क्षेत्रीय शब्द है। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर ये फटकने वाली मशीन विनोइंग दिखाई भी गई है, देख लीजिए। नेक्स्ट है, कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए पुरुष एवं महिलाएं सभी लोग मिलकर पर्व मनाते हैं। तो देखिए कटाई के समय अलग अलग जगह अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं। बिहू जो है असम में मनाया जाता है, ऐसे ही दिवाली, होली देखिए हमारे यहाँ भी मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, अब देखिए जब बीज मिल जाएंगे आपको, फसल आपकी कट जाएगी और उसके बाद जो खाद्यान्न प्राप्त होगा उसका भंडारण करने का टाइम आ जाता है। तो उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अगर जो हम पैदावार हुई है अगर हम उसका भंडारण नहीं सही से करेंगे तो वो सारा जो होता है ख़राब हो जाता है, उसको भी कीड़ों से बचाया जाता है। तो उसका भी देखिए यहाँ पर तरीका बताया गया है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, लेकिन बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। अब देखिए बीज जो होते हैं, बीज के लिए भी कुछ अनाज रखना पड़ता है, क्योंकि अगर रखेंगे नहीं तो अगली बार क्या बोएंगे। तो इनका भंडारण देखिए भंडार गृहों में किया जाता है, ताकि ये घरों में ख़राब ना हो जाएं, जिससे उसको पीड़कों जैसे कि कीटों और चूहों से सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए इसका जो भंडारण करते हैं, कहाँ पर करते हैं, भंडार गृहों में करते हैं। ये देखिए बड़े बड़े भंडार गृह भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। भंडारण गृहों में देखिए अनाज का भंडारण ऐसे किया जाता है। साथ ही में कुछ साइलों में भरकर, देखिए अनाज भंडारण हेतु कुछ साइलें हैं, इनमें भरकर भी अनाज का भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कार्ड लीवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। साथ ही में देखिए आपकी एनसीईआरटी ईवीएस, एनसीईआरटी एसएसटी की सारी क्लासें सीटेट से संबंधित स्टार्ट हैं। सारी क्लासें आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी, वहाँ आप ज्वाइन कर होकर सारी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।